बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और ये हमारा है चैप्टर नंबर 3 मोशन और आज है इसका लेक्चर नंबर 9। इसमें आज हम देखेंगे फ्रिक्शन का टॉपिक और फ्रिक्शन की दो मेन समझने के टाइप्स हैं। तो इसमें एक होता है सॉलिड फ्रिक्शन और दूसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी फ्लूइड का मतलब है फॉर गैस एंड लिक्विड। तो यहाँ पर जो है इस लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे सॉलिड फ्रिक्शन और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। ये और हम ये भी देखेंगे कि इसमें से क्या क्या चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम में आती है और क्या किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। ये तो अब ये देखें कि हम ये देखेंगे सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है। ये तो when one solid body moves on the other solid surface, there is opposition to the motion. This opposing force is called friction. यानी कि सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है कि सॉलिड बॉडी, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट और सॉलिड बॉडी क्या होती है जिसकी एक रेगुलर शेप होती है। यानी कि अगर एक बॉल है तो बॉल को अगर आप कहीं पे भी रख देंगे, किसी भी चीज़ के अंदर डाल देंगे, किसी कंटेनर के बॉक्स के अंदर डालेंगे तो उसकी शेप सर्कुलर ही रहेगी, स्फेरिकल रहेगी, बॉल ही रहेगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी है। तो ऐसी बॉडी जो होती है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड होती है। तो अगर कोई सॉलिड बॉडी मूव कर रही है किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर, ठीक है, सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, या रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है या मूव कर रही है ये, तो उस पर जो है एक तरह की क्या होती है, अब ऑपोजिशन होती है। यानी उन दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है, क्या होती है, एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। और जब हम उस बॉडी को मूव करवाते हैं, ठीक है, सरफेस पर, तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद होती है। ये ठीक है, किस वजह से, दोनों की सरफेस जहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, उन दोनों के मिलने की वजह से वहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है या एक ऑपोजिशन होती है। तो अगर कोई सॉलिड बॉडी, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, यानी रेस्ट में है, या अगर सॉलिड बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तब भी क्या होगी, उन दोनों की, ठीक है, सरफेस के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। और वो फोर्स क्या होगी, वो एक रेजिस्टेंस होगी, यानी कि वो एक रुकावट होगी, वो एक समझ लें कि एक रिटार्डिंग फोर्स होगी। और वो क्या कर रही होगी, वो मोशन को, ठीक है, अपोज कर रही होगी, मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। तो इस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन, सिंपली ये भी कह सकते हैं, या हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसमें आगे हम देख लेते हैं कि क्या होता है ये, कि यहाँ पर अब ये देखें कि सॉलिड बॉडी के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पे अब हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक ब्लॉक है, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, ये आयरन का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, वुड का भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें क्या हैं, सॉलिड आएंगे। तो आप समझ लें कि एक आपके पास कोई स्टील का, ये हमारे पास अगर एक ब्लॉक है और ये हमारे पास एक टेबल है, ये समझ लें कि एक वुड की टेबल है, तो ये भी क्या हो गया, सॉलिड हो गया। सॉलिड बॉडी किसके ऊपर रखी है, सॉलिड के ऊपर, ये ठीक है। तो इस वक्त इन दोनों के बीच में ये देखें, ये दोनों की सरफेस यहाँ पर कांटेक्ट में है, इतना ये जो समझ लें पार्ट है ये कांटेक्ट में है ये। तो ये जो पार्ट दोनों जो समझ लें दोनों की सरफेस कांटेक्ट में आती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उसकी वजह से एक फोर्स जो है इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। उस फोर्स को आप कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ठीक है। अब रेस्ट में होता है तो क्या होता है, और मूव करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इसको अब हम आगे देखेंगे। ये दोनों फिर अलग समझ लें, सॉलिड फ्रिक्शन में हमारे पास टाइप्स आ जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सबसे पहला काम क्या है, ठीक है, पहला यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन। फ्रिक्शन हमेशा क्या करती है, मोशन को अपोज करती है, यानी कि उसके अपोजिट एग्जिस्ट करती है ये। एक तो ये है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी उसके ऑपोजिट होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगी, यानी कि दो सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन क्या करेगी, वो मोशन को कम करेगी, मोशन को स्लो डाउन करेगी। यानी अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, ठीक है, बॉडी जो है वो स्लो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर कर लें कि एक बॉल है हमारे पास और ये हमारे पास जो एक फ्लोर है ये, ठीक है, इस फ्लोर पर, फर्श पर,
और फ्लोर कैसा है, ये स्मूथ है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ, ठीक है, एक समझ लें बिल्कुल लेवल्ड का, ठीक है, फर्श है, चिकना समझ लें कि फर्श है, उस पर बॉल जो है इसको हम मूव करवा रहे हैं। अगर हम इस बॉल को इसके ऊपर फेंकते हैं या रोल करवाते हैं तो क्या होता है कि इस स्मूथ फ्लोर पर, ठीक है, बॉल जो है इजीली मूव करती है और ज़्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि बॉल भी हमने कैसी ली है, बॉल भी बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, और ये क्या है, फ्लोर भी स्मूथ है ये, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है इन बॉल और इस फ्लोर के बीच में क्या है, ठीक है, फ्रिक्शन जो है कम है, इसलिए बॉल जो है वो क्या होगी, ज़्यादा आगे तक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन हम देखें, दूसरी एग्जांपल देखें कि अगर ये बॉल है ये, और अब जो है फ्लोर पर क्या है, हमने इस पे कारपेट बिछा हुआ है, यानी कारपेट कैसा होता है, कारपेट सरफेस होती है रफ सरफेस, ठीक है। तो अब अगर इस बॉल को आप कारपेट पे फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कारपेट पर ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, यानी जिस फोर्स से आपने पहले थ्रो किया था उसी फोर्स से अगर आप थ्रो करें इस सरफेस पर, तो वहाँ पर समझ लें कि स्मूथ फ्लोर पर बॉल ने जितना डिस्टेंस कवर किया था, कारपेट पर बॉल जो है उतना डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। कारपेट पर क्या होगा कि बॉल जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि कारपेट जो है वो रफ सरफेस है, और रफ सरफेस जो है, ठीक है, उसी से समझ लें कि फ्रिक्शन होती है ये, जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, और जितनी कम समझ लें कि रफ होगी सरफेस, जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी उतनी फ्रिक्शन कम होगी। तो फ्रिक्शन जो है, ठीक है, अगर कम है तो वो वहाँ पे क्या होगा, वो मोशन जो है समझ लें कि अच्छी होगी, मोशन फास्ट होगी, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो मोशन क्या होगी वहाँ पर, ठीक है, स्लो हो जाएगी। अब इस फ्रिक्शन का, जिसको हम ये कह रहे हैं कि जब दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आ रही हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो वहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है, जो कि क्या करती है, मोशन को स्लो डाउन करती है, मूविंग बॉडी को स्लो करती है, ज़्यादा मूव नहीं करने देती। इसका रीज़न क्या है, कहाँ से आई ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये देखिए कि जो भी हमारे पास चीज़ होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी सरफेस, ठीक है, हमें अगर हम देखें उसको, यानी कि अगर आपको वैसे बिल्कुल स्मूथ भी नज़र आ रही है, कोई टेबल है, कोई सरफेस है, ठीक है, और अगर एक सरफेस है जो कि आपको बज़ाहिर थोड़ी थोड़ी रफ नज़र आ रही है, जैसे कि कारपेट है ये, तो दोनों सरफेस को अगर आप देखें तो आपको उसमें नज़र क्या आएगा, उसमें आपको डिप्रेशंस और एलिवेशंस नज़र आएंगे, यानी कि वो सरफेस आपको स्मूथ सीधी एक लेवल की नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ये देखें किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये एक ब्लॉक है और ये एक टेबल है, अगर इसको माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे या किसी हाई पावर के मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, तो फिर ये जो समझ लें कि ब्लॉक है, इसकी जो सरफेस है आपको बिल्कुल, ठीक है, सीधी एक लाइन में एक स्मूथ लेवल की नज़र नहीं आएगी, बल्कि क्या नज़र आएंगे, इसमें अप एंड डाउन नज़र आएंगे, ठीक है। और ये जिस सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, वो भी चाहे आपको बज़ाहिर आई से लेवल नज़र आ रही हो, स्मूथ नज़र आ रही हो, लेकिन अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें भी क्या नज़र आएगा, इसको अप एंड डाउन नज़र आएंगे। आप समझ लें जो अप्स होते हैं ये आपके एलिवेशंस हैं, और जो ये डाउन्स हैं, ठीक है, ये क्या हैं, आपके डिप्रेशंस हैं। तो ये एलिवेशन और डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी में कांटेक्ट में आती है, तो ये एलिवेशन और डिप्रेशन एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक्ड होते हैं, यानी फंस जाते हैं, यानी कि एक का जो है समझ लें कि एलिवेशन दूसरे के डिप्रेशन के अंदर, ठीक है, चला जाएगा। अब जब ये एक दूसरे के अंदर फंसते हैं तो उसकी वजह से समझ लें कि बॉडी को मूव करने में प्रॉब्लम होती है, क्या एक रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके आती है मोशन में, ये एक ऑपोजिशन आ जाती है। तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा समझ लें कि ये अप एंड डाउन जो हैं वो क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, यानी हाई होंगे। और जितने ज़्यादा अप एंड डाउन ये डिप्रेशन एलिवेशन जो है हाई होंगे, उतना ज़्यादा ये एक दूसरे के अंदर ये फंसेंगे, और फिर बॉडी जो है उस सरफेस पर इजीली मूव नहीं करेगी, ठीक है, यानी ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकती। तो ये डिप्रेशन और एलिवेशन जो हैं, जो कि एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं, ये क्रिएट करते हैं फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये, ठीक है, इसका
समझ लें कि रीज़न यही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये। अब सेकंड चीज़ क्या होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में या फ्रिक्शनल फोर्स में, कि बॉडी अगर मूव कर रही है ये, ठीक है, तो उसकी कोई क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। और जब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है ये होती है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमेशा होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर बॉडी मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होंगे, जस्ट ऑपोजिट होंगे, यानी कि एट 180 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पर ऑपोजिट होंगे ये। तो इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट होती है ये। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। अब क्यों, किस तरह से ये देखें कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम मूव करवा रहे हैं किसी सरफेस पर, अगर हम इसको मूव करवाते हैं और ये स्लो मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, कम है, इसकी वेलोसिटी कम है। तो अगर ये स्लो मूव करता है तो क्या होता है कि कम एरिया जो है कांटेक्ट में आता है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये जो है 2 सेकंड में मैं अगर कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक मूव करके ये आया है ब्लॉक के, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो आपकी जिस सरफेस पर है उसका यहाँ से यहाँ तक जो है एरिया इसके साथ कांटेक्ट में आया है, तो उसके लिहाज से क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो फिर ये चीज़ जो है ब्लॉक जो है वो कहाँ तक चली जाएगी, ठीक है, वो 2 सेकंड में यहाँ तक चली जाएगी है। तो दो अगर यहाँ तक आ गई है 2 सेकंड्स में, इसका मतलब है कि फिर इसका कितना एरिया कांटेक्ट में आया है, ठीक है, सरफेस के साथ, वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एरिया कांटेक्ट में आया है। तो जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आता है उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ये, ठीक है। अगर कम एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। अगर ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है तो ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इसकी जो है अगर हम क्या कर दें, फर्ज करें कि ये जो ब्लॉक है अगर ये इतना होता है, ये ठीक है, इतना होता है ये ब्लॉक है, यानी इसका हाफ होता, तो हाफ होने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि ये अब इसका सिर्फ यहाँ इतना एरिया जो है ये नीचे की सरफेस इसके साथ, ठीक है, जिस पे ये रखा हुआ है कांटेक्ट में आ रही है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो उसी लिहाज से एरिया ऑफ कांटेक्ट जब कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। इसी लिहाज से देखें अगर कोई बॉडी, ठीक है, जिसकी समझ लें कि नीचे की जो ये बेस है अगर उसका एरिया कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है और उसको हम क्या करते हैं, इजीली आप उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी है जो बहुत बड़ी है, उसकी बेस बड़ी है ये, तो जिसकी बेस बड़ी है तो इसका मतलब है कि उसका ज़्यादा एरिया जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, किसके साथ, जिस सरफेस पे वो रखी हुई है। तो ऐसी बॉडी को फिर मूव करवाना जो है वो क्या हो जाता है, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। यानी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, ठीक है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ये देखते हैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो, ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड कर रही है और दूसरे वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। अब अगर आप ये देखें कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगी। रीज़न क्या है, इस रीज़न यही है कि फिर ज़्यादा एरिया जो है उसका कांटेक्ट में आएगा जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, इस लिहाज से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए कि अब थर्ड जो हमारा समझ लें कि पॉइंट हम देख रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, एक तरह से थर्ड जो है प्रॉपर्टी अगर हम ये कहें कि ये है, तो वो क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ये, ठीक है। और यहाँ पर अब हम जो फोर्स देखने जा रहे हैं, ठीक है, हमने देखा था ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। सॉलिड फ्रिक्शन में भी हमारे पास जो है समझ लें 3 टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो है जो हम यहाँ पे आप देखेंगे वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन ये। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि अभी बॉडी क्या है, रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में होती है उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। तो अब ये हम देखने जा रहे हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और किस तरह से
ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या है हमारे पास, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी खुद अपने आप को क्या करती है, ये एडजस्ट करती है। अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है, एक ब्लॉक है ये, ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम फोर्सेस देखें तो कौन कौन सी हैं, एक ब्लॉक का वेट होगा, और वेट जो है हमेशा कहाँ से हम लेते हैं, फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यहाँ से बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये इसका वेट है। ठीक है, तो ये इसकी वेट एक फोर्स हो गई है, ठीक है, जो कि एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि अब ब्लॉक का जो वेट है वो किसके ऊपर लग रहा है, इस सरफेस के ऊपर लग रहा है, तो उसके रिएक्शन में सरफेस भी क्या होगी, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये होता है हमारा आर। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि वो फोर्स जो कि सरफेस जो है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे लगाती है जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा होता है। और नॉर्मल रिएक्शन हमने पहले भी इसको देख चुके हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो आपके पास आर होता है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो आर है और ये जो हमारे पास सरफेस है, इनके बीच में, ठीक है, क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा ये। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ये। और हमारे पास कौन सी फोर्स है, और हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। यानी अब हम इस ब्लॉक को, जो कि रेस्ट में है ये, ठीक है, ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, और इसको हम क्या करवाना चाह रहे हैं, मूव करवाना चाह रहे हैं। अब ये देखिए कि अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ब्लॉक जो है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि रेस्ट में, ठीक है, यानी फोर्स अप्लाई करने से पहले क्या है कि ये जो है रेस्ट में है, और रेस्ट का मतलब है कि ये ब्लॉक किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी ये होगी। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होता है ब्लॉक, उस वहाँ की जो फोर्सेज होती हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, कैंसिल आउट कर रही होती हैं, या वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं और बैलेंस कर रही होती हैं। तो क्योंकि ब्लॉक इस और इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जो आर और डब्ल्यू जो हैं, ये क्या हैं, ये इक्वल हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जो हमें डायरेक्शन ऑपोजिट नज़र आ रही है। और इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा ये। अब यहाँ पे ये देखें कि ये वाली जो फोर्स है, ये वो है जो कि हम इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि अगर ये देखें यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक की क्या हो जाएगी, ठीक है, जब ब्लॉक मूव करना शुरू होगा तो ये होगी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, उसके ऑपोजिट होगी, तो ये होगी इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं ये। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सपोज हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की है, सपोज हमने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ब्लॉक मूव नहीं कर रही है। तो अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू और आर तो पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है, इक्वल हैं ये, ठीक है, तो उनका तो कोई इफेक्ट नहीं है मोशन में। अब यहाँ पर अगर हम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि फोर्सेस उसके ऑपोजिट एक कोई फोर्स है, ठीक है, जो कि उसके इक्वल है। और इक्वल है तो तभी क्या हो रहा है, वो हम यहाँ पर अगर दो फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट होती हैं क्या करती हैं, एक दूसरे को कैंसिल करती हैं और फिर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट पर। अब ये जो ब्लॉक है ये ऑलरेडी रेस्ट में है, और इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, आपके पास, ठीक है, ये आपके पास है अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन, और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो इसकी ऑपोजिट फोर्स होगी वो भी कितनी होगी, वो 5 न्यूटन होगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ठीक है, कितनी है इस वक्त, 5 न्यूटन है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, यानी हमें कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिलेगी। ठीक है, आप एक फोर्स में से दूसरी फोर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होती है तो क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट पहले से
रेस्ट में होता है तो फिर वो रेस्ट में रहता है। अब ये क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में था तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होने की वजह से ये क्या होगा, ठीक है, ये होगा हमारे पास, ठीक है, रेस्ट में ही होगा ये। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें कि अगर हम फोर्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोर्स इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे फोर्स इंक्रीज कर दी, ये मैंने कर दी 6 न्यूटन। अभी भी अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रही है, तो अब अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ये फ्रिक्शनल फोर्स भी 6 न्यूटन होगी, ठीक है, तभी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन ही रहती तो क्या होता कि फिर यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है, ठीक है, कितनी आ जाती है आपके पास 1 न्यूटन, ठीक है। अप्लाइड फोर्स कितनी है हमारे पास 6 न्यूटन, ठीक है। और अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन ही रहती तो इसका मतलब है कि ये फोर्स ग्रेटर हो गई, ये स्मॉलर हो गई, और माइनस करने पर आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ जाती 1 न्यूटन, यानी 0 नहीं आती, ठीक है। और अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो, कोई इसकी वैल्यू हो, तो इसका मतलब है कि बॉडी मूव करती है। और किस तरह मूव करती है बॉडी, एक्सेलरेट करती है, यानी उसकी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसकी वेलोसिटी, ठीक है, इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर ये देखें कि अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो गई है, यानी वो भी 6 न्यूटन हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रही है, ये एडजस्ट कर रही है, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको फर्ज करें और मैंने इंक्रीज किया, 7 न्यूटन किया, ठीक है, फिर भी ब्लॉक ने मूव नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितनी हो गई, 7 न्यूटन हो गई, ठीक। अब अगर यहाँ पे मैंने, ठीक है, और इंक्रीज किया, ठीक है, फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, मैंने 8 न्यूटन किया, ठीक है, अभी भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी हो गई, 8 न्यूटन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो रही है और अपना क्या कर रही है, ये सेल्फ एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट कर रही है अपने आप को ये। यहाँ पर अब ये देखें कि अगर हम, ठीक है, इसको ले जाते हैं 10 न्यूटन तक, अगर हम ले जाते हैं, ठीक है, अगर हम 10 न्यूटन तक ले जाते हैं और यहाँ पर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ये हो गया मेरे पास 10 न्यूटन, ठीक है, और तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी है यहाँ पे 10 न्यूटन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपके पास पहले कम, उससे ज़्यादा इंक्रीज होते अब 10 न्यूटन पे आ गई है। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि मैं थोड़ा सा अगर इसको इंक्रीज करती हूँ अप्लाइड फोर्स को, ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू जो है कर देते हैं, ठीक है, अगर हम थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, यानी कि फर्ज करें मैंने इसको कर दिया कि बिल्कुल 10.1, तो यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि ब्लॉक जो है वो, ठीक है, उसकी मोशन जस्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इसकी मोशन, और किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी ये। तो 10.1 पे अगर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अब ब्लॉक जो है वो उसकी मोशन स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है अब 10.1 नहीं है, क्योंकि अगर ये भी 10.1 हो जाती तो दोनों इक्वल हो जाती, और इक्वल हो जाती तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती, ब्लॉक रेस्ट में ही रहता, मूव नहीं करता। इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 10 न्यूटन से आगे नहीं बढ़ी, 10 न्यूटन तक ही समझ लें कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है, इससे ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं हुई है ये, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये, और डिपेंड करती है कि कौन सी सरफेस है और किस पे रखी हुई है, ठीक है, ये नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करती है, उसी के लिहाज से हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आती है ये। तो यहाँ पर ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की, ठीक है, ये आपको बता रही है कि यहाँ पर इस फोर्स से पहले पहले तक जो है, यानी 10 न्यूटन से पहले तक जो है ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और जैसे ही आप 10 पे आएंगे तो समझ लें कि ये एक, समझ लें कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा मोशन का, और 10 से थोड़ी सी भी इंक्रीज करेंगे 0.1 0.01 तो फिर इसके अंदर एक मोशन आ जाएगी, और फिर अगर आप और इंक्रीज करेंगे 10.5 वगैरह तो ये इसकी मोशन एक कंटिन्यूस होगी। यानी कि यहाँ पर जब ये जो है आपके पास, ठीक है, आपकी ये वाली फोर्स इस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगी तो फिर ये ब्लॉक मूव करता है, और फिर इसके अंदर क्या होता है, एक एक्सेलरेशन, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर ये।
तो यहाँ पर अब ये देखें कि ये वाली जो ये फोर्स है, ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे होते हैं, यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी जिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो फोर्स कौन सी होती है? वो होती है दिस मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, यानी ये इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, ठीक है, इसको समझ लें कि हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये वो लिमिट होती है कि इसके बाद जो है बॉडी समझ लें कि इस फोर्स पर जो है आप ये कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में आने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है ये, और इससे बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज होगा तो बॉडी जो है मोशन में आ जाएगी, ठीक है, यानी समझ लें ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है मोशन का, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की देखें तो और आप देखें कि ये जो है किस फोर्स पर बॉडी जो है मूव करना शुरू होगी, तो आप समझ लें कि इसी 10 पर जो है समझ लें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी और 10 से इंक्रीज करेंगे तो ये बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी। तो अब ये लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है इसको अगर हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से इसका फॉर्मूला आता है। यहाँ से अब हमने एक पॉइंट क्या देखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। पहले आपके पास जो है थी स्मॉल वैल्यू थी, फिर उसके इंक्रीज होती गई, एडजस्ट किया इसने और आगे एक मैक्सिमम वैल्यू पे आके ये रुक गई है, ठीक है। ये हमारे पास है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये तो अब यहाँ पर आपके पास, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम क्योंकि डिस्कस कर रहे थे जब बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, और उसमें हम देख रहे थे कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो उसका जो लॉ है या उसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है उसका, कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है। जो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि जो सरफेस बॉडी के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया था, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना आर जो है ज़्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो इसको हमने इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक आपके पास इक्वल का साइन आता है, उसके साथ एक कांस्टेंट आता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है और यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? म्यू से। और म्यू जो है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन के हिसाब से इसका क्या नाम है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, अब क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे थे हमने, बॉडी रेस्ट में थी और उसमें हमने देखा कि कितनी मैक्सिमम आपके पास वैल्यू होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो यहाँ पे इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ से, और इसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को यानी जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? म्यू एस से डिनोट करते हैं। तो म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, ठीक है, ये हमें किसी जगह है कांस्टेंट की, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है ये, और वो डिपेंड करती है कि कौन सी दो सरफेसेस जो हैं अपने आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रही हैं। यानी आपने स्टील को वुड पे रखा हुआ है या आपने वुड को वुड पे रखा हुआ है या आपने रबर को समझ लें कि वुड पे रखा हुआ है, तो आपने ये ग्लास को आपने किस पे रखा हुआ है? स्टील पे रखा हुआ है। तो कौन सी दो सरफेसेस आपस में मिल रही हैं, ये कांटेक्ट में आ रही हैं, उनकी नेचर पर, ठीक है, डिपेंड करता है इसकी वैल्यू जो कि आपके पास कांस्टेंट होती है, और ये आपको समझने के गिवन होती है, ठीक है। आप खुद से गैस नहीं कर सकते हैं कि अगर ये सरफेस होगी, ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बिल्कुल आप 0.1 या 0.4 या 0.8 वैल्यू होगी, बल्कि यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट से समझ लें कि इसको देखा जाता है और यहाँ पे फिर अब बताया जाता है आपको कहीं पे भी ऐसी रियल सिचुएशन होती है या न्यूमेरिकल होता है तो वहाँ पे आपको उसको वैल्यू बता दी जाती है कि अगर ये चीज़ इसके ऊपर मूव कर रही है तो इस वक्त कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ठीक है, बिटवीन दीज टू सरफेसेस क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, इसका
यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि यहाँ पर अगर आप ये देखें कि इसका अगर आप फॉर्मूला बनाएं, इसका अगर आप म्यू का फॉर्मूला बनाएं तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा F/R। ठीक है। अब ये जो F है, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है? ये फ्रिक्शनल फोर्स, और R भी क्या है? ये फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है। दोनों फोर्स हैं, दोनों का सेम यूनिट है न्यूटन न्यूटन। तो दोनों का यूनिट जो है न्यूटन और न्यूटन जो है वो क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा ये। तो जब दोनों का सेम यूनिट है, ठीक है, अगर एक रेशो होता है, कोई भी क्वांटिटी अगर रेशो है दो सिमिलर क्वांटिटीज का और दोनों का सेम यूनिट है, तो फिर वो यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, फिर उसका यूनिट नहीं होता। तो इसलिए म्यू का या कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का क्या होगा? यूनिट नहीं होगा। अब जिसका यूनिट नहीं होता वो क्या होती है? वो डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, उसकी कोई डायमेंशन भी आपके पास नहीं आएगी। जो हमने डायमेंशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें जब डायमेंशन निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ MLT, ठीक है, वो यहाँ पे देखें म्यू की कोई डायमेंशन नहीं आएगी, क्योंकि जब आप देखें म्यू का फॉर्मूला आप बनाएंगे म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, F/R, और फिर आप यहाँ पर, ठीक है, दोनों जो है आपके पास, ठीक है, क्या है आपके पास? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, और ये आपके पास भी ये भी फोर्स है। तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, दोनों की जो आप डायमेंशन अगर आप पुट करेंगे तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और इस तरह से दोनों की डायमेंशन भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, म्यू की डायमेंशन नहीं आएगी। तो जिसका यूनिट नहीं होता उसका क्या होती है? डायमेंशन भी नहीं आती है, डायमेंशन लेस होता है। म्यू क्या है? डायमेंशन लेस है ये। और यहाँ पर इसकी वैल्यू जैसे आपको बताया कि मैंने किस पर डिपेंड करती है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की नेचर ऑफ टू सरफेसेस। जो दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर आपने रखी हुई हैं, वो रेस्ट में हैं या मूव कर रही हैं, यानी वो कांटेक्ट में हैं, उनकी क्या नेचर है, ठीक है, किस तरह की हैं, स्मूथ हैं, रफ हैं, उस पर ये जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। और ये जो है आपको एक टेबल आपको बुक में दिया होता है जहाँ से आप वैल्यू ले सकते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लें कि बिटवीन रोड एंड टायर, और टायर क्या है? रबर का ही है। तो रोड एंड टायर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है 0.8। इसी तरह से, ठीक है, कुछ वैल्यू 0.4 भी होती हैं, 0.1 भी होती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितनी जो है, ठीक है, सरफेस जो है रफ है और क्रिया कितनी जो है आपके पास स्मूथ है, उस पर डिपेंड करती है। तो वैल्यू ज़्यादा होती है या वैल्यू क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला किस तरह से आता है। हमने देखा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे आर की, और हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था? हमारे पास फॉर्मूला आया था, ठीक है, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए कि आर यूजुअली गिवन नहीं होता, ठीक है, और आर हम फिर किस तरह से कैलकुलेट करें? तो हमने देखा जब बॉडी रेस्ट में होती है तो यहाँ पर हमारे पास किसके इक्वल होता है? आर जो है वो डब्ल्यू के इक्वल होता है। यानी जहाँ पे भी देखिए आपके पास आर आपको कैलकुलेट करना होता है कहीं पर, किसी भी सिचुएशन में जब आपको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है तो आप कैसे करते हैं? डब्ल्यू से कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यू क्या होता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में भी, ठीक है, क्या कर सकते हैं? हमें नॉर्मल रिएक्शन अगर गिवन नहीं है तो हम फिर आर की जगह क्या कर लेंगे? डब्ल्यू लिख लेंगे, क्योंकि आर इज इक्वल टू डब्ल्यू है। ठीक है, और डब्ल्यू भी, ठीक है, डब्ल्यू वेट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट गिवन है तो आप यहाँ पे वेट लिख के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी, ठीक है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या होगी? ये वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये लिमिटिंग वैल्यू होगी। यानी जो अभी हमने फॉर एग्जांपल देखी थी 10 न्यूटन जो मैक्सिमम वैल्यू थी, तो इस फॉर्मूले से आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है, ठीक है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है या लिमिटिंग वैल्यू आती है। ठीक है, सेकंड ये कि अगर आपको वेट भी गिवन नहीं है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, तो फिर हम क्या करते हैं? डब्ल्यू को किससे रिप्लेस कर देते हैं? एम जी से, क्योंकि हमें पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। एम होता है मास, ठीक है, इन किलोग्राम, और जी क्या है आपके पास? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आप क्या लेते हैं? 9.8 लेते हैं ये। तो ये हो गई हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, चाहे तो म्यू आर, चाहे म्यू डब्ल्यू, चाहे म्यू एम जी, ठीक है, इनमें से किसी भी फॉर्मूले से हम ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ये। उसके बाद सेकंड जिसकी टाइप है सॉलिड फ्रिक्शन में, ठीक है, वो हमारे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये
ठीक है, अब हम देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है। ठीक है, सॉलिड फ्रिक्शन में हमने देखा था कि जस्ट मूव करने का जो पॉइंट आया था, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट जैसा मूव करने का, उससे पहले जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, उसे हमने कहा था फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर बॉडी जब मूव करने लगती है, यानी कि अब आपने इतनी फोर्स अप्लाई कर दी कि बॉडी मूव करने लगी, ठीक है, उस वक्त जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है बिटवीन टू सरफेसेस, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वो होती है हमारे पास फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सॉलिड सरफेस, द opposition to the motion is called फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, किसी सॉलिड बॉडी सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसको अलग से हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इसको अलग क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि एक लिमिटिंग जो वैल्यू होती है, और ये जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, इन दोनों वो दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमें इसको अलग से देखना पड़ता है। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होती है, वो कम होती है। इसका क्या रीज़न होता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किससे लेस देन होती है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसका रीज़न होता है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस। ठीक है, यानी जब एक बॉडी जो है वो एक दूसरी बॉडी के ऊपर रेस्ट में होती है, उस वक्त इसमें समझ लें ज़्यादा जो है ये इसके अंदर इंटरलॉकिंग हो रही होती है डिप्रेशन और एलिवेशन की। लेकिन जब ये बॉडी मूव करने लगती है, यानी आपने इतनी फोर्स अप्लाई कर दी जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है ये, तो उस वक्त जो है जब ये बॉडी मूव करने लगती है तो हम कहते हैं कि रफनेस जो है डिक्रीज हो गई है। अब रफनेस किस तरह से डिक्रीज हो गई है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट समझ लें कि क्या इसको वो हो रहा है, ये स्मूथ हो रहा है। इसके जो डिप्रेशन और एलिवेशन जो होते हैं जब बॉडी मूव करती है, तो वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह इंटरलॉक नहीं होते। ठीक है, यानी इंटरलॉक जैसे मतलब ये कि एक के अंदर जाता है वो आगे बढ़ जाता है, फिर वो थोड़ा सा अंदर समझ लें जाना ही लग रहा होता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये अच्छी तरह क्योंकि इंटरलॉक नहीं होते हैं डिप्रेशन और एलिवेशन, इस वजह से हम कहते हैं कि रफनेस कम हो गई है सरफेसेस की और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गई है। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको हम एफ के से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये कम होती है किससे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, और यहाँ पर अब क्योंकि जब बॉडी मूव कर रही है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गई है, ठीक है, यानी कि पहले अगर हम उसी तरह ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें जिसमें हमारे पास आई थी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन आई थी, तो हमने कहा था कि जब हम 10.1 करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो ब्लॉक मूव करेगा। अब हमने उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई की और ब्लॉक मूव करने लगा ये, ठीक है, यानी फर्ज करें हम 10.5 मूव करवा रहे हैं और ये ब्लॉक मूव कर रहा है ये। ठीक है, तो अगर आप अब जब ब्लॉक मूव करने लगता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है तो इसका मतलब है कि आप अपनी अप्लाइड फोर्स को भी कम कर सकते हैं और कम होने के बाद भी ये ब्लॉक मूव करता रहेगा। यानी कि अगर फर्ज करें कि यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, यानी कि अब पहले थी हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी थी, 10 न्यूटन, अब ये फर्ज करें काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास कितनी है, 9 न्यूटन। ये तो आप जो पहले 10 से ज़्यादा अप्लाई करके इसको मूव करवा रहे थे, ठीक है, और ये मोशन में आ गया था, तो अब मोशन में आने के बाद अगर आप इस फोर्स को, ठीक है, 9.5 कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तब भी ये ब्लॉक मूव करता रहेगा। क्यों, क्योंकि इस वक्त जो ये फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उससे ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है ये। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है ये मूव करता रहेगा ये। तो यहाँ पर अब ये देखें कि ये 9.5 जो है ये 10 से कम है ये, ठीक है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में, ठीक है, 9.5 पे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। लेकिन बॉडी जब मोशन में आ जाती है तो अगर आप अपनी फोर्स कम भी कर दें तो वो बॉडी जो है वो मूव करती रहती है। ये किसी भी चीज़ को अब आप घर में मूव करके देख सकते हैं, आपके घर में कोई टेबल रखी है कोई है, तो शुरू में आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है आपको, और जब बॉडी चलने लगती है सरफेस पर मूव करने लगती है तो फिर आप देखें अपनी थोड़ी फोर्स कम भी कर देते हैं तो बॉडी मूव करती रहती है, मोशन में रहती है। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि क्या कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, इसलिए फिर हम इसको बॉडी को कम फोर्स से भी मूव करवा सकते हैं ये। अब यहाँ पर
काइनेटिक फ्रिक्शन अगर कम है, एफ के जो है किससे कम है, ठीक है, एफ एस से कम है, तो यहाँ पर अब ये देखिए कि हम इसको यहाँ पे एक चीज़ और देख लें कि हमारे पास जो है बॉडी मूव, ठीक है, कर रही है, मोशन में आ गई है, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास जो है फर्ज करें 9 न्यूटन है। तो अब अगर बॉडी मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, और आप अपनी अप्लाइड फोर्स जो है, ठीक है, उसके इक्वल कर देंगे, यानी कि जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी ये क्या कंडीशन आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास कि F इज इक्वल टू एफ के, ये वाली कंडीशन आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि अब ये नहीं होगा कि बॉडी स्टॉप हो जाएगी और दोनों तरफ की फोर्स इक्वल हो गई, बैलेंस हो गई, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी मोशन में आ गई है, और मोशन में आने के बाद जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ये दो इक्वल हुई हैं, तो बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी, बल्कि बॉडी मूव करेगी किससे, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप ये अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होती है कि अगर हमारी अप्लाइड फोर्स जो है, ठीक है, मोशन में आने के बाद अगर हमारी अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होती है, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। और अगर हमारी जो ये फोर्स है, ठीक है, ये हमारी होती है किससे, ठीक है, ग्रेटर होती है इससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, यानी अगर हमारी अब होगी, अगर फर्ज करें कि ये होगी 10 न्यूटन, ये ठीक है, यानी हमारा जो एफ है अब ग्रेटर हो रहा है किससे, एफ के से, ये तो फिर यहाँ पर एक रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, यानी एफ माइनस एफ के अगर आप करेंगे 10 - 9 न्यूटन, तो 1 न्यूटन आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी देखें रिजल्टेंट फोर्स आती है तो वो क्या करवाती है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, ये ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स हमने कहा था किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, तो फिर बॉडी मूव करेगी विद एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये कंडीशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन की, और एफ इज इक्वल टू एफ के क्या है, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव में देखें, ये आपको हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन होती है किससे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, ठीक है, म्यू के आर, यानी इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी, ठीक है, अलग होगा, ठीक है, और एफ एस किसके इक्वल था, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी इक्वल थी, म्यू एस आर, ठीक है। तो आर जो है वो दोनों में रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और चेंज क्या चीज़ हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, यानी कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उस वक्त जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो डिफरेंट होगा। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ ये समझ लें फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन है, तो इसका क्या मतलब है कि आर आर कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो समझ लें कि ये रिलेशन आ रहा है, वो आ रहा है कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। इसी वजह से फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। तो ये चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। यूजुअली ये जो टॉपिक है समझ लें काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये मैट्रिक का टॉपिक है, तो इसको डिटेल में आपसे नहीं पूछते हैं, लेकिन ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, ठीक है, या ग्रेटर देन या इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये आपको बताना पड़ता है, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। और नेक्स्ट जो हम समझने के लेक्चर में टॉपिक देखेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, वो समझने की न्यू टॉपिक है, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ जो है आपको पूछी जा सकती है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लेस देन होता है किससे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब एक लास्ट जो समझने टाइप है इसकी सॉलिड फ्रिक्शन की, वो हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। और रोल कौन सी बॉडी करती है, जो कि सर्कुलर हो, जो कि बॉल की तरह हो, जो कि स्फेरिकल हो।
तो अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, बॉल की तरह है, ठीक है, या सर्कुलर है, व्हील की तरह है, ठीक है, तो वो बॉडी क्या करती है, जब किसी सरफेस के ऊपर आप मूव करवाते हैं तो वो रोल करती है। अब उस रोलिंग फ्रिक्शन का, ठीक है, क्या इफेक्ट होता है, यानी कि कम होता है या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जब कोई स्फेरिकल बॉडी रोल करती है या कोई सर्कुलर बॉडी, ठीक है, मूव करती है सरफेस पर, तो यहाँ पर भी एक ऑपोजिशन आती है मोशन में, ठीक है, उस ऑपोजिशन को हम कहते हैं, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, या आप ये कह सकते हैं फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ये अब यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन में अगर आप ये देख लें, ठीक है, कि यहाँ पर जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको हम अभी तक क्या कह रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है। और अगर रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम है तो इसका मतलब है कि ये रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम है। ये तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है समझ लें कि सबसे कम होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन से भी स्मॉल लेस देन होता है, और ये समझ लें कि स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है। ये इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि जब भी कोई आप इस तरह की चीज़ लेते हैं, देखें आपने ये ली है ये चीज़, एक समझ लें कि आपके पास कोई ट्रॉली है। अब अगर इस ट्रॉली को आप इसी तरह से मूव करवाएंगे, इसके नीचे ये देखें ये व्हील है, ये ठीक है, अगर आप इसके नीचे व्हील ना लगाएं और आपके पास ये पूरी सरफेस जो है, ठीक है, ये किसके ऊपर आएगी, ये ग्राउंड के ऊपर आ जाएगी। तो अब ये जब आप इस ट्रॉली को विदाउट व्हील मूव करवाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और क्यों ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी बिटवीन, ठीक है, दिस ट्रॉली एंड ग्राउंड। क्यों ज़्यादा होगी, इसलिए कि इसका जो ये पूरा बेस है पूरा ट्रॉली का, वो पूरा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है। लेकिन देखिए जब हम इसी तरह से इस ट्रॉली के नीचे व्हील लगा देते हैं तो व्हील जब लगाने से क्या होता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है। यहाँ पर ये एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है, ये देखें क्या हो गया, बिल्कुल ठीक है, जितना समझ लें कि ये व्हील का जो ये नीचे का ये पार्ट है, ये व्हील का जो नीचे का ये इतना सा ये पार्ट है, ठीक है, ये जो ये टच कर रहा है ग्राउंड के साथ, ठीक है, इसके हिसाब से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना आप समझ लें कि एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है, उसके हिसाब से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल कम एरिया जो है, एक स्फेरिकल बॉडी होगी, उसका एक बहुत ही कम एरिया जो है कांटेक्ट में आ रहा होगा ग्राउंड से, यहाँ पर भी। तो अगर आप समझ लें कि इसमें आपने 2 व्हील या 4 व्हील्स भी लगाए हुए हैं आपने, तो उन 4 व्हील का भी अगर आप ये देखें कि सिर्फ इतना इतना एरिया जो है ग्राउंड के साथ, ठीक है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो इस एरिया के हिसाब से क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर, तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी रिड्यूस होती है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होती है तो यहाँ पे मूव करने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो हम फिर कम फोर्स से भी बॉडी को मूव कर सकते हैं। इसीलिए देखें कि जब कोई ऐसी बॉडी जिसको आप मूव करवाना है और आपको उसमें पता है कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी मूव करवाने के लिए, तो हम उसके नीचे क्या करते हैं, व्हील लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी मशीन्स होती हैं, टेबल होती हैं, ट्रॉली होती हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, उनके नीचे क्या होती है आपके पास, ठीक है, व्हील लगे हुए होते हैं। उसको फिर अब आप जब मूव करवाते हैं तो इजीली जो है मूव करवाते हैं, ठीक है, कम फोर्स से मूव करवा लेते हैं। और कम फोर्स से क्यों मूव कराते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गई। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम क्यों हो गई, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया। तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो तीनों फ्रिक्शंस में सबसे कम होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि जो बॉडी फ्लूइड में से यानी गैस में से या लिक्विड में से फ्लो करती है, ठीक है, उसमें मूव करती है, तो किस तरह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है।